हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योत्सना है और आज हम इस वीडियो के अंदर आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2023 टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज जो हैं वो स्टार्ट करवाएंगे। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो हमें क्या दे रखे हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स, सी कंटेंट एनालिसिस, डी सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस। क्वेश्चन हमें दे रखा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ देखनी है कि एक पैडागोजिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के कंपोनेंट्स, कि जब एक टीचर किसी को भी पढ़ाने के लिए एक पैडागोजी बनाती है तो उस पैडागोजी के क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, इसके अंदर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या आना चाहिए। इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारा सी, जो कि होगा ए बी सी और डी। जब भी हम किसी पैडागोजी को एनालाइज करते हैं कि हमें एक बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है और वो किस तरीके से समझेगा, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव क्या फॉर्म करना है उसके बारे में देखना होता है। क्या टीचिंग मेथड और मटेरियल यूज़ करना है एक टीचर को, उसके बारे में भी देखना होता है, वो भी उसके कंपोनेंट के अंदर आता है। कंटेंट एनालिसिस की क्या कंटेंट बनेगा उसका भी एनालिसिस करना होता है। और इवैल्यूएशन डिवाइसेस की स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे उसको भी देखना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है ऑप्शन सी है। ठीक है, ऐसे ही आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल yet appropriate responses to problems or questions is known as convergent thinking. Second statement दे रखी है the ability to produce responses that are based primarily on knowledge and logic are known as divergent thinking. अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो फॉल्स हैं, क्योंकि जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, प्रॉब्लम का जो अनयूजुअल है, ठीक है, अनयूजुअल येट एप्रोप्रिएट, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो हमारे डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आते हैं। और जब लॉजिक पे बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग पे आती हैं। अब कन्वर्जेंट, तो हमारा इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी। बी के अंदर आ जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्यों? इसलिए क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर एक सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन आता है। क्लोज एंडेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि एमसीक्यू बेस्ड। और डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हम देते हैं जो कि ओपन एंडेड होते हैं। अब इस लाइन के अंदर हमें दे रखा था, कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बता रखा है कि अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज, अनयूजुअल नहीं, इसके अंदर लॉजिक बेस्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं। और ऐसे दूसरी लाइन के अंदर हमें दे रखा था कि रिस्पॉन्सेज आर बेस्ड ऑन नॉलेज एंड लॉजिक, जो कि कन्वर्जेंट में होता है। तो ये एक दूसरे के उल्टी दे रखी हैं लाइंस, मतलब ऊपर वाली लाइन हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग की है और नीचे वाली लाइन हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग की है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अंदर दे रखा है नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड स्किल्स, जो कि एक बिल्कुल ट्रू बात है कि कोई भी टेस्ट किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटीज़ की एक परफेक्ट पिक्चर डिफाइन नहीं कर सकती। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट में दे रखा है
A test is the only one small sample of student performance. ठीक है, ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है. No test provides a perfect picture of students' abilities and skills because a test is the only one sample of a student performance. जो हमारा रीजन है वो assertion के साथ जा रहा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा both A and R are correct and R is the correct explanation of A. हमारा आंसर A जो है वो करेक्ट होगा. ठीक है, आई थिंक इसके अंदर आपको कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. इसके अंदर क्या दे रखी है स्टेटमेंट इन्होंने बोला है कि बताइए कि चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट जा रहा है इन लाइंस के साथ. तो आइए हम लाइंस को पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है? इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग the teacher gives up the traditional decision making role and chooses instead the role of facilitator who focuses on students' feelings. Next line है in the learner centered method the teacher attempts to see the world as the student sees it, creates an atmosphere of empathetic communication. अब देखिए इसके अंदर हमें फर्स्ट वाली लाइन जो है वो थोड़ी सी गलत लग रही है. गलत क्यों लग रही है? क्योंकि टीचर सेंटर लर्निंग के अंदर टीचर जो है वो ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग को गिव अप नहीं करती, ना ही वो फैसिलिटेटर का रोल निभाती है. टीचर जो होती है एक्टिव होती है टीचर लर्निंग सेंटर्ड लर्निंग के अंदर, और लर्नर जो होता है वो पैसिव होता है. लेकिन लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर जो टीचर होती है वो वर्ल्ड को जैसे स्टूडेंट देखता है वैसे ही देखते हैं. इसके अंदर टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करती है. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिसके अंदर स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि टीचर सेंटर के अंदर टीचर का रोल एक्टिव होता है, लर्नर का रोल नहीं होता. क्या रोल होता है उसका? सिर्फ कि वो रोट लर्निंग करता है, जो टीचर सिखाती है वो सीखता है. और ट्रेडिशनल मेथड जो होता है डिसीजन मेकिंग का वो यूज़ किया जाता है. जबकि लर्नर सेंटर्ड के अंदर लर्नर जो होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है, टीचर फैसिलिटेटर का काम करती है, और सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है वो लर्नर की होती है कि लर्नर अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किस तरीके से चीज़ों को समझ रहा है. आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे. आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. द ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज ऑफ इंफॉर्मेशन stored in the memory that bias the new information that is interpreted, stored and recalled is known as. इस क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि उस मेमोरी के बारे में बताइए जो कि हमारे माइंड में एक बायस क्रिएट करती है. बायस का मतलब हो गया कि एक हमारे माइंड के अंदर पहले से कोई नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से हम नई चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं. तो उस चीज़ को क्या कहेंगे? उसका आंसर होगा हमारा आंसर बी, स्कीमास. स्कीमास का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो कि हमारे माइंड में है, जिसके हिसाब से हमें जो नई चीज़ें मिल रही हैं हम उसके बारे में इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसके बारे में सोचते हैं. तो इसका आंसर हमारा था आंसर बी. आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से स्टेटमेंट्स आइए पढ़ते हैं. लर्निंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. ठीक है. Statement 2. Social construct is characterized by development of socially desired behavior. ठीक है. लर्निंग जो होती है हमारी, लर्निंग जो है हमारी एक तरह का सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो कि ट्रू बात है.
लर्निंग जो होती है हमारी सोशल एटमॉस्फेयर से ही आती है। और सोशल कंस्ट्रक्ट इन्होंने कह रखा है, सोशल कंस्ट्रक्ट जो है वो किससे कैरेक्टराइज होता है? डेवलपमेंट ऑफ सोशली डिजायर्ड बिहेवियर। ये भी बिल्कुल सही है हमारी लाइन। तो इसके इन दोनों लाइन के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन ए है कि बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये हमारी जो आंसर है ये हमारा करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखी है, कार्ल रॉजर्स is the proponent of non-directive model of teaching. Statement 2 है, Roger extended to education his view of therapy as a mode of learning. अब इसके अंदर ना कार्ल रॉजर के बारे में बता रखा है। कार्ल रॉजर कौन थे? कार्ल रॉजर के अकॉर्डिंग उन्होंने एक मॉडल दिया था टीचिंग का, जो कि हमारा नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग है। नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग जो ये मॉडल है ये एक लर्नर सेंटर्ड मॉडल है, कि इसके अंदर डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं की गई। ये नॉन डायरेक्टिव है, मतलब लर्नर बेस्ड, लर्नर सेंटर है। ठीक है, कि स्टूडेंट्स जो हैं कैसे सीखते हैं? अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, एक तरीके का लर्नर सेंटर्ड मेथड है। और सेकेंड लाइन के अंदर वो क्या कहते हैं कि ही सेज एजुकेशन इज अ प्रोसेस वेयर स्टूडेंट ग्रो बाय सेल्फ डिस्कवरी, कि स्टूडेंट जो है वो अपने खुद के विचारों से समझता है, जो चीज़ें वो डिस्कवर करता है उससे समझता है, अपने एक्सपीरियंसेस से, कोऑपरेटिव लर्निंग से, इन सब से सीखता है। उसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, कि टीचर सेंटर नहीं होता। टीचर डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ सपोर्ट करती है जहाँ जहाँ लर्नर को ज़रूरत हो टीचर की। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये दोनों लाइंस ही सही हैं। कार्ल रॉजर के अकॉर्डिंग जो नॉन डायरेक्टिव मॉडल है टीचिंग का उन्होंने ही दिया था। ठीक है, और इस मॉडल के अंदर एजुकेशन को व्यू किया गया है एज अ मोड ऑफ लर्निंग। तो इस अकॉर्डिंग आंसर हमारा ए होगा और हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू होंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द मेमोरी ऑफ जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड as well as the memory for the rules of logic that are used to deduce other facts is known as। ठीक है, जो जनरल नॉलेज की मेमोरी होती है, जो भी फैक्ट्स होते हैं या जो भी लॉजिक्स होते हैं जो पहले से हमारे वर्ल्ड के अंदर पहले से हमारे वर्ल्ड के अंदर होते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो मेमोरी कौन सी होती है? उस मेमोरी को हम बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। तो हमारा आंसर हुआ आंसर नंबर बी, सिमेंटिक मेमोरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है, आइए पढ़ते हैं। द नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग नर्चर्स स्टूडेंट्स रेदर देन कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, इन द नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग, ठीक है, द टीचर्स रोल इज दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर who has counseling relationship with the students and who guides their growth and development। अभी अभी हमने पीछे कार्ल रॉजर्स का जो नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग है उसके बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि नॉन डायरेक्टिव मेथड क्या है? एक तरह का लर्नर सेंटर्ड मेथड है, जिसके अंदर स्टूडेंट का एक्टिव रोल है और टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। तो इन लाइंस के अकॉर्डिंग क्या क्या कौन सी लाइन सही है? नॉन डायरेक्टिव मॉडल जो है वो क्या करता है? नर्चर स्टूडेंट। ठीक है, नर्चर तो करता है, रेदर देन कंट्रोलिंग, कंट्रोल नहीं करता। एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है जो कि स्टूडेंट्स को नर्चर करता है। तो हमारी ये लाइन जो है वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही हेयर द टीचर्स रोल इज दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर, जो कि बिल्कुल सही बात है। Who has counseling relationship with students, who guides
ठीक है, जो गाइड करती है इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को, जो बिल्कुल सही बात है। हमने यही पढ़ा था कार्ल रॉजर की जो हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग है, इसके अंदर यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि टीचर का रोल जो होता है वो एक फैसिलिटेटर का होता है, और स्टूडेंट का रोल जो होता है वो चीज़ों को सीखने का होता है, लर्नर सेंटर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है, और हमारा आंसर जो होगा वो आंसर ए होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आइए रीड करते हैं। एज पर ड्यूइज विजन ऑफ लर्निंग, learners should demonstrate their knowledge through creativity and collaboration. ठीक है, according to Piaget, learning is independent of the development stages of learner. तो फर्स्ट लाइन जो है ड्यूईज विजन ऑफ लर्निंग, इसके अंदर लर्नर जो है अपनी नॉलेज को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करता है, थ्रू क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ड्यूज विजन ऑफ लर्निंग एक तरह का प्रोग्रेसिव अप्रोच है, जिसके अंदर जो लर्नर है अपने एक्सपीरियंस से, अपने कोलैबोरेशन से, क्रिएटिव थिंकिंग से जो है वो चीज़ों को समझता है, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करता है, अपना फोकस लगाता है किसी चीज़ों पे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करके चीज़ों को समझता है। तो ड्यूइज विजन ऑफ लर्निंग के अंदर यही चीज़ें कही गई हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन तो जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ लर्नर। ठीक है, आइए देखिए, पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं चार: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 0 to 2 years, 2 to 7 years, 7 to 11 years और 11 years एंड मोर। जैसे जैसे एक लर्नर बढ़ता है, उसकी एज बढ़ती है, उसकी अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, और उसकी लर्निंग इन स्टेजेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये वाली लाइन जो हमारी है ये गलत है, और इस अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है, आंसर होगा सी। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और जो भी एफर्ट्स मैंने लगाए हैं इन चीज़ों को समझाने के लिए वो आपको समझ आए हों। ठीक है, thank you so very much for attending this video.